हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। ये आप लोगों को पहले से पता है। और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज उसका नाम है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो कोशिकीय अंगक है, ठीक है। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम जो है किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भूलना नहीं है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक की। कब की थी? 1831 से पूर्व। एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें जो ना याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो इन्होंने क्या कहा, 1831 से पूर्व यानी कि पहले। तो हो सकता है कि 1830 भी कई बार ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। बाद में फ्लेमिंग साहब आए। तो फ्लेमिंग साहब ने जो है केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से रंजित कर दिया, यानी कि स्टेनिंग कर दी, कलर लगा दिया। तो कलर लगने के बाद में उसे क्या कहा गया? क्रोमेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर हो गई कि यहां पे केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो केंद्रक में मिलने वाला जो पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को क्या कर दिया? एक क्षारीय रंग से जो है रंग दिया, यानी रंजित कर दिया। तो उस पदार्थ को क्या कहा गया? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग साहब ने। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? केंद्रक की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अंतरकाल अवस्था यानी इसको कहते हैं इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या होता है? जब कोशिका विभाजन हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फेस है। तो अंतरकाल अवस्था में केंद्रक यानी कोशिका केंद्रक जो कोशिका के अंदर होता है जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, तो याद रखना है इंटरफेस वो अवस्था होती है जिसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर है? तो क्या कहा? अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु। तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं, अभी तो सिंपल सा बना लेते हैं, फिर स्पेसिफिक भी हम लोग बना लेंगे। हाँ, फिर बना लेंगे बाद में। ये केंद्रक है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये विस्तृत ऐसे ऐसे पूरा जालनुमा जो संरचना है, तो ये विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय अधात्री में, अधात्री यानी कि यही वाला जो मैट्रिक्स होता है उसी को अधात्री कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे लिक्विड भरा होता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अधात्री हम लोग कहेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं आपको मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, जो चित्र 8.11 में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है केंद्रिका देखने को मिल जाएंगे। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। समांतर यानी आमने सामने, जिनके बीच 10 से लेके 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? पेरिफेरल न्यूक्लियस स्पेस हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखना, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो यहां पे जो है केंद्रक में दो लेयर होंगी, आपको ये याद रखना है। तो ये हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा बन गया केंद्रक। ठीक है। तो क्या कहा? यहां पे जो स्पेस होंगे ना, तो कहा गया हमारा परिकेंद्रकीय अवकाश। ठीक है। तो ये है हमारा परिकेंद्रकीय अवकाश। तो ये याद रखना, यहां का स्पेस कितना है? 10 से लेके 15 नैनोमीटर। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं कि यहां पे आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। तो ये क्या करता है? अवरोध का काम करता है कोशिका द्रव्य के। इसके बाद बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्रवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो इसके आउटर लेयर है, बाहरी लेयर, यहां पे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ा होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इस पे राइबोसोम भी होंगे। क्लियर है? तो ये बाहरी लेयर पे राइबोसोम होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे भी क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? देखो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बने हैं, बना दिया हम लोगों ने, जिनके भी 10 से लेकर 15 नैनोमीटर का स्पेस है, रिक्त स्थान है, ये भी बना दिया हमने, जिसे परिकेंद्रक के अवकाश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। देखो तो यहां पे यहां पर ठीक है, तो ये केंद्रक है, तो सिंपल सी बात है, केंद्रक कहां होता है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका के अंदर यहां पर होगा कोशिका द्रव्य। ये हम लोगों ने पानी भर दिया, टिप टिप बरसा पानी, और ये पानी आग नहीं लगाता है, तो ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी एक और चीज देखने को मिलेगी, तो ये अवरोध का काम करता है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हमने बात करी कि यहाँ पे जो है राइबोसोम होता है और जो बाह्य झिल्ली है उस पे भी राइबोसोम देखने को मिलता है। और ये क्या है, तो ये है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो आगे देखते हैं, निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। तो ये याद रखना, इसी ये बीच बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र, जिसकी वजह से ये लेयर विच्छिन्न हो जाती है, यानी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। दोनों झिल्ली जब आपस में जुड़ जाती है, देखो ये इस टाइप से ये जुड़ गई है तो बनता है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य नहीं है, केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते हैं। तो इस छिद्र से यहां पर आरएनए व प्रोटीन का जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, यही वो बात की, बनने के कारण विच्छिन्न हो जाते हैं। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन कहां जाएगा, देखो ये छिद्र से कोशिका द्रव्य में आएगा, और कोशिका द्रव्य से कोई मटेरियल जाना है तो वो कोशिका केंद्रक द्रव्य में चले जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो उससे पहले तो जो है, अच्छा एक चीज यहां बना देता हूं मैं, यहां पर आपको याद रखना है, सो इससे बना, यहां पे ये केंद्रक में जो है इस टाइप से क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। क्लियर? और क्रोमेटिन के साथ जो है आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, केंद्रिका देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, ये है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। क्लियर है? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एनसीटी माता जो है कुछ सवाल कर रही है, तो चलो वो सवाल का आंसर हम लोग देखेंगे। एनसीटी माता का कहना है कि ये संख्या परिवर्तित होती रहती, तो क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है बताना है, ढूंढ के बाबा गूगल पे जाना है, बाबा गूगल सब उगलते हैं, वहां से सर्च करना है और बताना है। और फिर भी ना बता पाओ तो मैं लेक्चर में आपको बता दूंगा। अब कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, यानी कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें केंद्रक ही नहीं होता है, जैसे कि स्तनधारी जीवों की रक्ताणु यानी कि आरबीसी। तो ये याद रखना है कि कुछ जीवों की नहीं, स्तनधारी के, ठीक है, स्तनधारी जीवों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं मिलेगा। संवहनी पौधों में चालनी नलिका जो कोशिका होती है उसमें भी जो है यहाँ पे केंद्रक नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी माता फिर क्वेश्चन करेंगी, क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित है? तो एनसीईआरटी माता को बताना है कि ये कोशिका जीवित है
ये नहीं है, ये आपको बताना है। इसके बाद केंद्र की आधात्री यानी कि मैट्रिक्स की बात की जा रही है। केंद्रक की जो मैट्रिक्स आधात्री है या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक यानी कि केंद्रिका वह क्रोमेटिन मिलता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया क्या क्या होगा केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियोलस होंगे यानी केंद्रिका होंगी और क्रोमेटिन होगा। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद केंद्रिका, सो हम लोग इधर आ जाते हैं। केंद्रिका झिल्ली रहित व संरचना है। देखो ये लिखने में मिस्टेक हो जाती है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो भी है हमको समझना है। तो बोला जा रहा है कि जो केंद्रिका है यानी न्यूक्लियोलस है वो झिल्ली रहित है, उसमें झिल्ली नहीं होती है, जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। सिंपल सी बात है, जब झिल्ली ही नहीं है तो जो केंद्रक है, और मैंने बोला ना अगर कदवा फूट गया तो समझ जाना कि 2-3 दिन क्लास नहीं आएंगे। जो केंद्रक है और केंद्रक द्रव्य जो है उसका द्रव्य आपस में एक में ही रहता है, सतत यानी कंटिन्यू रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु ये जो है स्थल है, तो ये याद रखना। देखो हम यहां बना लेते हैं कि ये जो है मान लो केंद्रक है, इसमें क्या होगा, ये क्रोमेटिन होगा और ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। इसको पोलियो हो गया तो समझ जाना। तो ये याद रखना है, पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो है झिल्ली रहित है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यहां पे आरएनए बनता है यानी कि राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणसूत्र की, तो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी ही वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।